गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। आज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैप सबके पास है? आवाज आ रही है? तो फोन नहीं काटी हो, ठीक है? हाँ है आवाज। यस सर। हम अपना स्पीकर यस लगा सर। मेरा फोन नहीं काटी हो, मैप ठीक है? सबके यस पास है? सर। मैप है सबके पास? यस सर। हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं। टाइम हो गया है। ओके, हम शुरू करते हैं। तो कल हम यस आपको सर। पूरा, हाँ, जो आपके काम की चीज़ थी, जो कोर्स में है आपके, रेनेसां, पुनर्जागरण, उसको समझने के लिए पूरा सामंतवाद आपकी समझ में आ गया। पूरा सामंतवाद समझ में आ गया, सबको आ गया। क्या क्या विशेषताएं हैं सामंतवाद की, सब आ गया ना? कैसे क्रांति आती है, कौन से फोर्स काम करते हैं, हिस्ट्री कैसे विज्ञान है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है 2-3 दिन में। कौन से लॉ काम करते हैं इतिहास में, लॉ, ऑब्जेक्टिव लॉ, जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे सूरज निकलता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम काम करते हैं, लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो कल मैं बता रहा था, नॉन कोरिलेशन प्रोडक्ट। बैठना बंद हो जाए फिर क्रांति होती है। तो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, जल्दी बताओ, नोट करवा रखा है सबको। सिविल वॉर इन इंग्लैंड, कौन बताएगा? जिससे पूंजीवाद की शुरुआत होती है और सामंतवाद की काल का खात्मा माना जाता है। इंग्लैंड में क्रांति हुई 1639 टू 1648, 9 ईयर्स। इसको बोलते हैं इंग्लैंड का गृह युद्ध, और पूंजीवादी क्रांति भी है ये, पूंजीवादी क्रांति, जिसने सामंतवादी व्यवस्था को कूड़े में डाल दिया, पीछे कर दिया। उसके खंडहरों पर, सामंतवाद के खंडहरों पर पनपती है एक नई सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन, सामाजिक आर्थिक नया ढांचा, जो हम चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं। चौथी हो गई, तीसरी सामंतवाद थी, चौथी सीढ़ी है मानव इतिहास की पूंजीवाद। और पूंजीवाद की शुरुआत होती है इंग्लैंड की क्रांति से, और ठीक 70 साल बाद, 80 साल बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ पे पूंजीवाद की स्थापना हुई। उसके 100 साल बाद जर्मनी में हुई। तो ये सब प्रक्रिया 200-300 साल चलती रही, और पूरे यूरोप में पूंजीवाद, पूंजीवादी व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, धीरे धीरे स्थापित हो गया। अब सामंत जो है समाज की उन्नति का निर्धारण नहीं करते थे, सत्ता अब दूसरे वर्ग के पास आ गई। सर और धन दिखा। मुख्य उत्पादन के साधन का मालिक बना पूंजीपति, और दूसरा शब्द है, कल किसी ने यूज किया था, बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ का मतलब होता है, सब नोट कर लें, ये किताबों में नहीं मिलेगा कहीं। बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है पूंजीपति। पूंजीपति का मालिक मतलब होता है उत्पादन के साधनों का मालिक, जो इंडस्ट्रियल उत्पादन करते हैं। जमींदार थे अपनी जगह, लेकिन अब वो सत्ता में नहीं थे, अब उनकी नहीं चलती थी। सर एक बार और रिवाइज कर दे प्लीज। क्या बोल रहे हैं?
कुछ बोला? सर दोबारा यस रिपीट सर, कर एक दिए, बार ऐसा बोल और रहे रिवाइज। हैं। ओके। बुर्जुआ क्लास, बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ, बुर्जुआ लिख लीजिए। यस सर। इसका दूसरा नाम है सैद्धांतिक रूप से बुर्जुआ वर्ग एंड प्रोलिटेरिएट। ये दो शब्द हैं, हमेशा याद रखें। प्रोलिटेरिएट होता है कम्युनिस्ट साहित्य में, मार्क्सिस्ट साहित्य में इनको बोलते हैं बुर्जुआ एवं प्रोलिटेरिएट, मजदूर। मजदूर का दूसरा नाम है सैद्धांतिक नाम प्रोलिटेरिएट, सर्वहारा वर्ग, जो सब कुछ जिसका हारा हुआ है, सर्वहारा वर्ग प्रोलिटेरिएट। और पूंजीपति वर्ग को बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग। याद रखें, पढ़े लिखे लगोगे, ये शब्द मिलेंगे आपको साहित्य में सब जगह, तो समझ नहीं आएंगे फिर। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था 17वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। 18वीं के मध्य में औद्योगिक क्रांति हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य में 1750 के बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ। इंग्लैंड से शुरू हुई और बाकी के देशों में बाद में फैली। भारत में अंग्रेज लेके आए पूंजीवादी व्यवस्था को। हम तो अभी सामंतवाद में ही रह रहे थे। धीरे धीरे भारत में रुपयों का प्रचलन हो जाना ही पूंजीवादी व्यवस्था की निशानी है। कल मैंने बताया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पहली बार भारत में रुपए के नोट चलाए थे, कागज के नोट, और ये पूंजीवादी व्यवस्था की निशानी होती है। और टैक्स वसूला जाता था नोटों में। अब ये कौन गेहूं थोड़ी नहीं कोई इकट्ठा करके बोरियों में भर के ले जाएंगे। तो इस तरह से नोट का प्रचलन हुआ। कलेक्टरों की नियुक्ति हो गई, जिले को वो संभालते टैक्स वसूलने के लिए। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? कलेक्टर क्या मतलब होता है हिंदी में? इकट्ठा करना। हाँ, क्या इकट्ठा करना? सर पैसा वगैरह। जनता से टैक्स। ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। ठीक है, आप सब कलेक्टर बनना चाहते हो, देखो सपना है सबका, वो सब बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हिम्मत रखें, मेहनत करें, कोई बड़ी बात नहीं है कलेक्टर बनना। पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता ये, थानेदार नियुक्त हो गए, जो नहीं मतलब जो कानून व्यवस्था का पालन न करे तो उसको डंडे मारने के लिए थानेदार, पुलिस थाना, कलेक्टर, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। अंग्रेजों ने शुरू की अपने हितों के स्वार्थों के लिए, अपने हितों को साधने के लिए। ठीक है, अधिक से अधिक भारत की जनता का दोहन कर सकें, आर्थिक दोहन, और इंग्लैंड पहुंचा सकें। तो इसके लिए उन्होंने रेलवे भी शुरू की। 1852 में पहली रेलवे लाइन बिछ गई, याद है? 1852 में। इसलिए कि भारतीयों का भला हो। यस सर। हाँ, इसलिए कि मुंबई से थाने के बीच। हाँ, कहीं भी कुछ उपद्रव हो, दंगा फसाद हो, कहीं भी कुछ अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति हो, जो 1857 की हुई, तो ट्रेनों से फटाफट आर्मी को, वहाँ पुलिस को भेजा जा सके। और उनकी अपनी नहीं थी, ये सब भारतीय थे हम लोग। हम ही पुलिस में थे, हम ही आर्मी में थे, हम ही अपने लोगों को मारते थे। ठीक है। हाँ, जलियांवाले बाग में गोलियां किसने चलाई? अंग्रेजों ने थोड़ी चलाई। जलियांवाले बाग में भारतीयों ने चलाई गोली, एंडरसन के आदेश पर। तो हमें को मरवाते थे वो। किल एशियंस बाय एशियंस, यही भी एक सिद्धांत है। एशियंस के द्वारा ही मारा जाए, मरवाया जाए, उनको खुद नहीं मारते थे। दैट वाज द वेरी वेरी सिनिकल थिंग। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। ये हमारे आगे आएगा मर्केंटालिज्म आपके कोर्स में। अब आपको सब चीज़ें पकड़ में आ जाएगी, सामंतवाद भी, रेनेसां भी। सामंतवाद का पता नहीं है, आपका पहला चैप्टर है जो, ठीक है ना। अब मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, खुद भी पढ़ेंगे। ठीक है।
और लेकिन उसके लिए दुनिया के नक्शे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें दो वर्ग हैं। जैसे दूसरे समाजों में दो वर्ग थे, कौन कौन से थे जल्दी बताओ आप, रिपीट प्लीज। कौन से दो वर्ग हैं पूंजीवाद में, बोलो। बुजुर्गों सर्वहारा हाँ फिर से बोलो, बुर्जुआ एंड बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। हाँ, बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट। हाँ, दूसरे शब्दों में सरल भाषा में कहें तो क्या बोलेंगे? मालिक और सर गुलाम। एक जन। यस और सर। मालिक सिर्फ स्लेवरी सिस्टम में थे, ये मालिक नहीं है बुर्जुआ। पूंजीपति। संपत्ति के साथ अधिकार, जिनके पास संपत्ति के साधनों का अधिकार है वो बुजुर्गा हैं, और जो सब कुछ खो बैठे हैं और उन पर आश्रित हैं वो सर्वहारा है। सर्वहारा। और इनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? मजदूर एवं पूंजीपति। पूंजीपति और मजदूर वर्ग। तो मैंने आपको चार नाम बताए अलग अलग। बुर्जुआ को पूंजीपति बोलते हैं, सर्वहारा को मजदूर वर्ग बोलते हैं। अब समाज की दो पटरियों पे जो समाज चलता था, समाज की ट्रेन जिन दो पटरियों पे चली वो थी दो वर्ग जो निर्धारण करते हैं समाज की उन्नति। उत्पादन, उत्पादन से समाज चलता है, देश चलते हैं, दुनिया चलती है। उत्पादन करना पड़ता है, पिन से लेके रॉकेट तक उत्पादन करना पड़ता है दो हाथों से। और ये पेट्रोल का काम करता है। उत्पादन की प्रकृति कैसी है, कौन कर रहा है उत्पादन और मालिक कौन है उनका, बाकी का इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर, नींव। समाज की नींव है ये, और यदि समाज बदलने हैं वो तो नींव को बदलना पड़ेगा। बाकी पूरा जो ऊपर से हमें दिखता है ढर्रा, पूरा जो बिल्डिंग खड़ा है, पिरामिड खड़ा है, सारी संस्थाएं, सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी सिस्टम, एजुकेशन, आर्थिक संस्थाएं, सब कुछ ये उसके ऊपर खड़ी रहती हैं। नीचे कैसा ढांचा है आपका, तो उसका रंग वैसा ही होता है। शोषण पे आधारित है तो ये संस्थाएं भी उसी कलर की होंगी। इसलिए समाज को बदलने के लिए सुधारों से ज़्यादा जरूरी होता है क्रांतिकारी तरीके से नींव को बदलना, तभी समाज में शोषण खत्म होता है। शोषण के तरीके बदलते गए। देखिए आप, सामंतवाद में शोषण था भयंकर, पूंजीवाद में भी शोषण है, पूंजीवाद में भी शोषण है। यूरोप के देशों में जो किसान थे वो मजदूर बन गए। तो इंग्लैंड में एक कहावत है, कहावत, इंग्लैंड के किसान को भेड़ें खा गई। भेड़ भेड़ बकरी होता ना, भेड़। इंग्लैंड के किसान को भेड़ों ने निगल लिया, किसान खत्म हो गए। अरे इसको बोला करो, इसका माई कौन है? प्लीज चलती क्लास में डिस्टर्ब न करें। कहावत याद रखें, इंग्लैंड के किसान को भेड़ों ने निगल लिया, आ गई। कैसे? क्योंकि अब बड़े बड़े शहर पनप आए, यॉर्कशायर, बर्मिंघम, लंकाशायर, इंग्लैंड के बड़े बड़े नए नए शहर उभर कर आए जो इंडस्ट्रियल थे, औद्योगिक क्रांति के कारण पनपे थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी थी, उत्पादन बड़े तेज होने लगा था। गर्म कपड़ों का उत्पादन होता था, गर्म कपड़ों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई। लेकिन उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है गर्म कपड़ों का? ऊन से, ऊन। और ऊन कहाँ से आती है जल्दी बताओ? ऑस्ट्रेलिया सर, कपास से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अरे नहीं नहीं, किस चीज से मिलती है ऊन? सर भेड़ से मिलती है। भेड़ के ऊपर वाले जो भी हेयर होते हैं, भेड़ से। कौन लड़की बोल सर रही है? भेड़ों के जो फर होते हैं ना, उनसे, भेड़ों के फर से। फर नहीं होता वो, सर बाल होती है शीप की, भेड़ों की के हेयर्स। फर अलग चीज है, फर अलग। भेड़ों की
वेरी गुड। चलिए, भेड़ों के जो बाल होते हैं, ऊन बोलते हैं उसको, भेड़ों के ऊन से। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? भेड़ों से। तो जहाँ गेहूं उगाते थे इंग्लैंड में, अब वहाँ भेड़ें पालने लगे। और भेड़ पालो तो क्या चाहिए होता है? भेड़ क्या खाती है? चारा, घास। कौन सा? घास। क्या घर पे बांध के पाल सकते हैं भेड़ को? क्या भेड़ बकरी? नहीं सर, वो ग्रासलैंड में ही जाएगी खाना खाने। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रासलैंड, वेरी गुड। किसने बोला? अदिति। आदिति। वेरी गुड, इंटेलिजेंट, पक्का है। भेड़ को क्या चाहिए चरने के लिए? चारागाह चाहिए, चारागाह। ग्रेजिंग, नीड्स ग्रीन ग्रास फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग होता है चरना। तो इंग्लैंड में जहाँ गेहूं उगता था, गेहूं के खेत थे, वहाँ पे घास उगने लगी। तो जो खेती करने वाले किसान थे बेचारे, वो बिना खेती के रह गए, बाहर हो गए। तो खेती के मालिक तो बड़े बड़े जमींदार थे, तो उनको प्रॉफिट लगा भेड़ पालने में। तो इंग्लैंड में अधिकांश भेड़ पालने लगे, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा था। पूंजीवाद मुनाफा देखता है, और इसलिए जो है भेड़ों के पालन से किसान के बेचारी की रोजी रोटी चली गई। तो ऐसा इसलिए कहावत है ये, भेड़ों को इंग्लैंड के किसान को निगल लिया भेड़ों ने। समझ में आई बात? अब वो किसान, उनके बच्चे शहरों की ओर चले, मजदूर बन गए, 15-16 घंटे काम। इंग्लैंड के 25% बच्चे 16 साल से नीचे की उम्र के मजबूर थे बाल श्रम के लिए। दुनिया का सबसे उन्नत और सभ्य देश कहलाने वाला इंग्लैंड, बाल मजदूरी, महिलाओं का शोषण भयंकर होता था। जब वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उनके यहाँ की स्थिति इतनी बुरी थी। एक बार बच्चा यदि माँ बाप को छोड़ के जाता था, गुड बाय करता था, गांव से शहर चला गया, तो दूसरी बार उसके लौटने की उम्मीद बहुत कम होती थी। बड़ी बड़ी जो चिमनियाँ होती हैं, पूंजीपतियों की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कोयले की एनर्जी यूज़ होती है उसमें, कोयला, तो उसमें चिमनियाँ लगी होती है, बड़े बड़े पाइप जिनसे धुआं निकलता है। उन धुओं, उस चिमनी की सफाई करना पड़ती है। पतले पतली होती हैं वो, तो छोटे छोटे बच्चे चाहिए होते हैं। उन बच्चों को उसमें चढ़ा देते थे सीढ़ी लगा के अंदर, और समझो कि अंदर कितना कार्बन होता था, काला होता था वो जमा हुआ। जब वो बच्चा उसमें से निकलता था तो खुद को नहीं पहचान पाता था, दूसरे तो क्या पहचानेंगे। तो ऐसे करके बुरी हालत थी इंग्लैंड के बच्चों की भी। तो ये पूंजीवाद का विभीषण रूप था। तो ऊपर से बड़ा चकाचौंध चमकीला लगता है, लेकिन उसके अंदर सागर का तालाब जैसा है अपना। ऊपर से साफ दिखता है, लेकिन डुबकी मारोगे तो सिर कीचड़ में घुस जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था भी ऐसी ही है। ऊपर से बड़ी तड़क भड़क दिखती है, लेकिन उसके नीचे बहुत 80% लोगों का जो शोषण होता है, बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, भुखमरी होती है, खासकर हमारे देशों में। वो आप सभी जानते हैं, उसके ज़्यादातर शिकार हैं आप, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे आप। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है। फिर मार्क्सवादी सिद्धांतों से, और 5वीं सीढ़ी चढ़ी हमने, और वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहली बार सरकारी प्रॉपर्टी बनाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी। और शोषण मानव के द्वारा पहली बार रूस की क्रांति ने सन 17 में खत्म किया। इसलिए मैंने नाम डाला है उस क्रांति का। आपके सिलेबस में देखना, पहली बार और भारत में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये नाम। ये मेरा डाला हुआ है, अभी ये तो मैंने नहीं बनाया, पर वो वहाँ से आया है। क्या नाम है आपकी उस क्रांति का? द ग्रेट सोवियत सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, सॉरी, द ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति, महान।
क्यों महान बोलते हैं? क्योंकि इसने 12,000 से सालों से चला आ रहा मानव के द्वारा मानव का शोषण खत्म किया। ऐसा और किसी पहले समाज में नहीं हुआ। शोषण के तरीके बदले, लेकिन मानव के द्वारा मानव का शोषण जारी रहा, जो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बड़ा कलंक है मानव समाज में कि अधिकांश लोगों का शोषण होता है। शोषण का मतलब पता नहीं आपको मैंने बताया होगा, रिकार्डो ने सिद्धांत दिया है। रिकार्डो, एडम स्मिथ आधुनिक इकोनॉमिक्स के फादर हैं। एडम स्मिथ जो 19वीं शताब्दी के शुरू में रहे हैं, सन 36 में उनकी डेथ हुई है। उनकी फेमस किताब का नाम जानता है कोई? एडम स्मिथ पूंजीवाद के पिता हैं, भीष्म पितामह पूंजीवादी व्यवस्था के। क्या नाम है एडम स्मिथ की किताब का? द वेल्थ ऑफ नेशन। वेरी गुड। किसने बोला? नाम जय। बताओ। जय। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। कौन ने बोला? जय। जय। यस सर। वेरी गुड जय, वेरी गुड। तुम भी कलेक्टर बन सकते हो। अरे नहीं सर, कलेक्टर नहीं बनना। सॉरी, ये तुम्हें क्या बनना है? अच्छी बात कही, इंसान बनना है, इंसान बन सकते हैं। कलेक्टर नहीं बनना, इंसान। हम भी इंसान बनाते हैं, कलेक्टर नहीं। यस सर। अच्छा, एडम स्मिथ की किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। याद रखते हैं, राष्ट्र की संपत्ति। तो एडम स्मिथ का चेला था रिकार्डो इकोनॉमिस्ट। माल्थस, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस नाम याद रखें, जनरल नॉलेज में बहुत काम आएंगे आगे चलकर सब। माल्थस इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। माल्थस ने भी अपने सिद्धांत दिए हैं कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उसके साथ उत्पादन बढ़ना चाहिए, उतनी स्पीड से। नहीं तो गरीबी बढ़ती है, जो उसकी थ्योरी गलत है। गरीबी का कारण उसने बताया था, ये जो गलत था, फिर भी मानते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं लोग। रिकार्डो का नाम क्या था? रिकार्डो ने दिया है दुनिया में पूंजीवाद में थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्य का सिद्धांत एवं किराए का सिद्धांत। मूल्य, तो मूल्य का सिद्धांत, मैं शोषण बता रहा हूं आपको। शोषण क्या होता है? खून पसीने की कमाई। बोलते हैं ना सबके घरों में कि बेटा हमारे खून पसीने की कमाई है, इसे बर्बाद मत करना। सुना है सबने? सर वॉल्यूम नहीं आ रहा आपका। अब आ रही है? यस सर। ओके, वो रीस्टार्ट करना पड़ता है बीच में, 40 मिनट का ही रहता है ये। ओके। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का दूसरा सिद्धांत दे रहा हूँ, जो आपको जनरली याद रखना चाहिए, जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं। तो रिकार्डो एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के पिताजी माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, जिनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने कहा था लेजेस फेयर। लेजेस फेयर फ्रेंच भाषा है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र छोड़ दो। देश का विकास करना है तो पूंजीपतियों को स्वतंत्र छोड़ दो, उनका सांकल खोल दो। समझ में आ रही है बात? हाँ, स्वतंत्र बिजनेस करने दो। सरकार को किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं करना चाहिए। छुट्टा छोड़ दो उनको, जैसे भी चाहें अपना बिजनेस करें। ये है लेजेस फेयर और एडम स्मिथ का सिद्धांत, जिसकी मार्क्स ने आगे चलकर 60 के दशक में जाकर धज्जियां उड़ा दी। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक, दुनिया में बहुत फेमस, बहुत जनरल नॉलेज में पूछी जाती है, क्या नाम है कार्ल मार्क्स की सबसे फेमस पुस्तक? पूंजीवाद को लेकर ही है वो भी।
कोई जानता है कोई ऐसा जिसने कभी नाम सुना हो? चलिए, दास कैपिटल, उसका नाम है डी कैपिटल। दास ये जर्मन भाषा का शब्द है, डी जर्मन भाषा में लिखा है दास कैपिटल। याद रखो, पूंजी। तो कार्ल मार्क्स की किताब का नाम है, हमेशा याद रखें जनरल नॉलेज के लिए, कैपिटल, दास कैपिटल। 3 वॉल्यूम में है ये। आखिरी वॉल्यूम उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स ने पूरा किया था, 95 में जाके छपा था। मार्क्स की डेथ हो गई थी 83 में। तो ये सबसे बड़ा योगदान है कार्ल मार्क्स का, जिसने पूंजीवाद की एक एक बारीकी को सामने रखा और धज्जियां उड़ा दी एडम स्मिथ की थ्योरी की कि छुट्टा छोड़ देंगे सबको। तो इसको मैं अपने शब्दों में तुम्हें बताऊं, गांव की भाषा में, यदि सांड को हरे भरे खेत में छुट्टा छोड़ देंगे तो क्या होगा? सांड तो मोटा हो जाएगा, लेकिन जिस किसान का खेत है उसका क्या होगा? ऐसे समझ लो इस बात को। तो बिजनेस को छुट्टा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये तो बहुत तबाही मचती है और पूंजीवाद में वही होता है। मुट्ठी भर लोग जो है पूरे देश के संसाधनों को, धीरू भाई अंबानी परिवार देखा आपने अपने यहाँ, है ना, कितना प्रॉफिट हुआ उसको। भारत की अर्थव्यवस्था 24% डाउन चली गई है, -24% अर्थव्यवस्था। जीडीपी हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पाद हमारा -24% हो गया, 23.9। और धीरू भाई अंबानी की 3,500 करोड़ शायद प्रॉपर्टी बढ़ गई रिलायंस की। तो ये है पूंजीवाद का सबसे अच्छा उदाहरण। ऐसे लूट मचाते हैं। चलिए, रिकार्डो ने दी फिर थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब इसमें बस जरा सा मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ, बहुत लंबी बातें हैं। आपके बहुत ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ बता रहा हूँ, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती है। यदि हमारे पास कोई चीज़ है, उसकी कीमत कैसे निर्धारित की जाए? हाउ टू वैल्यूएट एन आइटम। कीमत क्या हो? मान लो एक पेन है हमारे पास, उस पेन की कीमत कैसे निर्धारित की जाए? ये कुछ सर, उसके मेकिंग और प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगी है, इससे डिसाइड होगा उसका प्राइस। कैसे करोगे? उसमें जो रॉ मटेरियल लगा है, उसमें जो लेबर की मेहनत लगी, जो हार्ड वर्क लगा, उस सबको इकट्ठा करके। ओके, कौन बोल रहा है? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एकता मिश्रा सर। एकता मिश्रा, वेरी गुड। व्हाट एल्स? व्हाट अबाउट द लेबर? How do you measure? What's the measurement of labor? That's what Ricardo gave. How much energy उनकी लगी है, कितना उन्होंने वर्क, हार्ड वर्क उसमें लगाया है? मैंने बताया था आपको या पहले से जानती हो? फिर ये मैं जानती हूँ पहले से ना, वेरी गुड। हाँ। हाँ, तो कैसे नापेंगे उसको? हार्ड वर्क को नापेंगे कैसे? कौन सा थर्मामीटर से नापेंगे आप? पैरामीटर क्या है? टाइम, कितना टाइम उसने काम किया। सर, आपने कुछ दिन पहले बताया था कि हम उसकी कैलोरीज को, जितना कैलोरीज बर्न हुआ है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अदिति बोल रही है शायद। यस सर। हमने ही बताया था। ये सर, आपने भी कुछ दिन पहले बताया था। हाँ, तो फिर आपको पता है ये बात, रेफरेंस दिया होगा मैंने, फिर आपको पता है, उसमें नहीं जाते। ठीक है ना? एक आदमी उस पर कितनी कैलोरीज वेस्ट करता है? कैलोरीज। हम जब मेहनत करते हैं तो पसीना आता है। पसीना आने का मतलब होता है हमारा खून सूखता है। यदि आप कुछ खाएंगे नहीं और सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो आपका क्या होगा? कमजोरी आएगी। यदि भोजन नहीं करेंगे समय पर, कैलोरीज नहीं लेंगे, कितनी कैलोरीज चाहिए सबको बताया था, 2350 कैलोरीज, 2400 मान लीजिए। 2400 कैलोरीज एक एवरेज आदमी को चाहिए रोज, एवरेज। कुछ को 1000 मिलती है, कुछ को 4000, ये अलग बात है। एवरेज इतनी चाहिए आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, दिन भर एक्टिव रहने के लिए। तो
मान लो एक केले में 200 कैलोरीज है, एक केले में, तो एक पेन को बनाने में 400 कैलोरीज खत्म होती है। 400 कैलोरीज। मैं खाना खा के बैठा, मैंने लेप लगाया पेन में और मुझे 2 केले खाने की भूख लगी, 2 केले खाने की जरूरत पड़ी, तो उस 2 केले में 400 कैलोरीज हैं, तब जाके मेरी पूर्ति होती है। तो एक केला मिलता है मान लो 54 का या 1 रुपए का आज की डेट में, तो कितने 2 रुपए का केला लगा। मैंने जो अपनी कैलोरीज को फिर से प्राप्त किया कितने में, 2 रुपए में, लेकिन पेन की कीमत है 5 रुपए, तो उसमें रॉ मटेरियल 3 रुपए का और 2 रुपए मेरे लगे 5 रुपए, लेकिन मुझे जो पूंजीपति है वो सिर्फ 54 देता है। समझ में आ रही बात? मैंने जो कैलोरीज खत्म किए, किसी भी चीज में गेंती मारी, फावड़ा मारा, पत्थर तोड़े, मकान बनाया, कुछ भी कह लो आप, तो उसमें कैलोरीज हमारी नष्ट होती है, बर्न होती है। इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, घूमते हैं, अमीर लोग, और बाकी मजदूर लोग मेहनत करते हैं खेत में, मजदूरी में, लेकिन जितनी वो खून पसीना बहाते हैं उतना पैसा नहीं मिलता कि वो फिर से उतनी कैलोरीज प्राप्त कर सकें। इसको बोलते हैं शोषण, कि मैंने काम किया 2 केले के बराबर और मुझे मिला आधा केला, 1.5 केले की कीमत पूंजीपति खा गया, तो मेरा खून उसने चूसा। सरल भाषा में कहावत में बोलते हैं ना, वो खून चूसते हैं गरीब लोग, अमीर गरीब लोग यार वो नहीं मिल रही हैं। रिया शर्मा क्या कह रही है? सर उसने अपना माइक ऑन करके किसी और से बात कर रही थी। प्लीज डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। क्लास के वक्त में सब काम छोड़ दिया करें। समझ में आ रही बात आपको? रिकार्डो ने सिद्धांत दिया वैल्यू का, वैल्यू कीमत ऐसे निर्धारित करते हैं। 400 कैलोरीज मैंने लगाई तो वो पेन जो है 5 रुपए का बन गया या 6 रुपए का, जो भी है, ऐसे नापते हैं, लेकिन काम करने वाले को उतना नहीं मिलता जितना वो उस पर खून पसीना बहाता है। इसका खून चूसता है उस पर काम करवाने वाला वर्ग। ये वर्ग की बात है, व्यक्ति की नहीं। उस सिस्टम में शोषण इस पे निर्धारित है, ये शोषण कहलाया। हाँ, इसकी परिभाषा इतनी सरल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। अब समझ में आई? जितना मैं कैलोरीज देता हूँ उतना मुझे वापस नहीं देता कोई बदले में, तो वो मेरा शोषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ पे आप जो मेरे ख्याल जानना जरूरी था आपको आगे की भी, तो समाजवादी व्यवस्था आती है 5वीं सीढ़ी, समाजवाद ऑब्लिक कम्युनिज्म। सर बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है सर। ऐसा लग रहा है या? नो सर, सभी को लग रहा है। जा रही है सर आपकी आवाज जा रही है। क्या करें बताओ? हाँ अभी ठीक आ रही है सर, बीच में ठीक हो जाती है फिर चली सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं हेडफोन नहीं लगाया हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो हेडफोन लगा के करेंगे बात कल से। मैं ऐसे लैपटॉप से पढ़ाता हूँ जिसमें बढ़िया आवाज़ है सब, मुझे नहीं लगा कि हेडफोन की जरूरत है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको पूंजीवादी व्यवस्था की। 2 वर्ग, शोषण, तड़क भड़क वाला सिस्टम, धीरे धीरे इसकी उन्नति होती है, पूंजीवाद भी विकसित होता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 ही वर्ग होते हैं जो निर्धारित करते हैं समाज की उन्नति, और यदि इसको व्यवस्था को बदलना हो तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के हिसाब से, कम्युनिस्ट सिद्धांतों के हिसाब से, क्रांतिकारी तरीकों से जड़ों पे प्रहार होना चाहिए। वट वृक्ष के पत्ते काट कर, टहनियाँ काट कर
कोई फायदा नहीं होता है। जो हम सुधार करते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में रहते हुए, चाहे वो मोदी ने किए हों चाहे मनमोहन सिंह ने किए हों, इनका ज़्यादा दूरगामी परिणाम आम जनता के लिए नहीं निकलते, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए निकलते हैं। डीमोनेटाइजेशन हुआ आपके यहाँ, तो लेकिन डीमोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। ठीक है, तो कोई भी पूंजीवादी सरकार, दुनिया की विशेषता है पूंजीवाद की, गरीबी दूर नहीं कर सकती। समाज उच्च और निम्न वर्ग में रहता है, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास वर्गों में विभाजित है हम सब, और ये बहुत बुरी चीज़ है। वर्गों में विभाजित होना आदमी के स्वाभिमान को ठेस लगती है। एक फर्स्ट क्लास में बैठा है, एक थर्ड क्लास में बैठा है ना, एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है। एक बच्चा बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ता है, दूसरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो ये भेदभाव पूंजीवादी व्यवस्था के कारण होता है। इसमें गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा और लाचारी, आपको पता है क्या क्या है, हमारे आसपास सब कुछ है, ये पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। देश के संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राष्ट्र की संपत्ति का या पूरी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। 80% लोग 20% संपत्ति का उपयोग करते हैं और 20% लोग 80% संपत्ति। ये समझ लो आप, 2 लोग 8 रोटी खाते हैं और 8 लोग 2 ही रोटी खाते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था है। तो ये अन्याय पे आधारित है, इसलिए उसका जाना, जब तक वो जाएगी नहीं, समाज में कभी न्याय नहीं हो सकता, खासकर हमारे पिछड़े हुए समाजों में। देश हमारा उन्नति बहुत किया, लेकिन देश नहीं किया, हमारे पूंजीपतियों ने किया। धीरू भाई अंबानी परिवार, टाटा, बिरला, मंगल, एसीसी सीमेंट, ये सब ने उन्नति की, पूंजीपतियों ने की बहुत उन्नति। आम आदमी ने की। पूंजीवाद के कूड़े का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम उन्नति समझते हैं। आप सबके पास बढ़िया जूते हैं, जीन्स हैं, मोबाइल है आज, और हम सोचते हैं हम अमीर हो गए। ऐसा नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था का कूड़ा है। तो कूड़े का स्तर बढ़ता है। आपके पिताजी के ज़माने में ऐसा कूड़ा नहीं था, क्योंकि उन्नति करता है पूंजीवाद। तो उसका जो बायो प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट वो हमें मिलता है, तो उसकी जूठन है वो, जो हम लिए घूम रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया। इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलते। 5 स्टार होटल में जब शादियां होती है, सागर में मान लो पैराडाइज होटल देखा है आपने, मैरिज गार्डन्स कितने देखे हैं, दीपाली होटल देखा है, और फिर सागर क्राउन पैलेस, शादियां होती है कि नहीं? शादियों में, हाँ, शादियों में हम भरी प्लेट में लोग खाना छोड़ आते हैं, है ना। हम जैसे लोग, हाँ, बढ़िया बासमती का पुलाव, काजू बादाम डले हुए, बढ़िया देशी घी का हलवा, और जो भी शादी में मिलता है, वो खाना हम चुपके से कूड़े में डाल देते हैं। वो फिर कूड़ा बाहर फेंकता है और कुत्ते और जानवर खाते हैं, और वो सोचते हैं हम 5 स्टार बन गए। तो ये कूड़ा होता है पूंजीवाद का, जो फिकता है। अब वो कुत्ते उस खाने को खाएंगे तो क्या होता है बताओ आप? बीमार तो होंगे, क्योंकि वो इतना हलवा और पुलाव खा जाते हैं बढ़िया, तो वो उनकी हालत और ख़राब हो जाती है इतना अच्छा खाना खाते। तो वही हमारी हालत है कि मोबाइल लिए घूम रहे हैं हम, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए हैं मान लो, और हम सोचते हैं हम अमीर हो गए। अमीर नहीं है, ये जूठन ही है। हमारी जो हैसियत है, हमारी जो असमानता है, शोषण है, वो बरकरार है। आम जनता का शोषण। 40 करोड़ लोग तो भारत में बेरोजगारी के शिकार हैं। अब समझ लो कि क्या, और पूरी दुनिया की यही हालत है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे जापान में। आम जनता औरों से कंपेयर करें, देयर इज अ डिस्पैरिटी, क्लीवेज इज वेरी वेरी डीप दोनों के बीच में। चलिए, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की बहुत सारी बातें हैं, और किसी को डिटेल में जानना हो तो हम हमारी किताब के फोटो स्टेट दे देंगे। पूंजीवादी व्यवस्था बहुत जानना हो, जो आपके आसपास आज है, जिसमें आप रहते हैं, तो इसकी प्रकृति को समझें। ओके, आज का टाइम जा रहा है, अभी मेरी दूसरी क्लास वेट कर रही है। कल से हम मैथ में अटेंडेंस ले लीजिए प्लीज। हाँ बताइए।
अच्छा याद दिला दिया करो, हम भूल जाते हैं। कल किसी ने लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला भी, देखा था हैं? कौन ने रिकॉर्ड कर दिया? अनित्य। हाँ चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में मत डाल दें बाहर, सिर्फ ग्रुप में ही रखें। ओके, बाहर पब्लिक में नहीं बांटना कि पता चला ठाकरे की तरह कहीं भी पहुंच गया हमारा वीडियो। अपने ही ग्रुप में रखें, इस बात का ध्यान रखें, बांटना नहीं कहीं भी, नहीं तो हमें जेल हो जाएगी। अरे मतलब ऐसे नहीं बांटते, आपस में स्टूडेंट्स में ही रखें इनको, कोई भी बात है। सबके फोटो दिख रहे हैं, आदित्य सिंह, रवीना अहिरवार, सुरेंद्र सिंह, जय कोरी, जल्दी सामने फोटो दिखाओ तो आपका जो है अटेंडेंस लगेगी। फोटो दिखा दो। जय कोरी जल्दी बाहर आओ। आदित्य सिंह, नहीं तो आप सेंड लगेगी, ध्यान रखना। नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं सर, मैं फिर से निवेश करूँ। अब नहीं आ रहे हैं वो सामने, तो हम क्या करें। अब दूसरे स्लॉट चलिए, दूसरे स्लॉट में सामने हूँ। दूसरे स्लॉट में अंशिका बाहर आइए, विनोद कुमार बाहर आइए, जय कोरी यहाँ भी दिख रहा है लेकिन बाहर नहीं है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, कॉल ही अटेंड हो रही, यही बहुत है सर। चलो कोई बात नहीं, हाँ आ गया। और कौन है? तो 2 ही स्लॉट हैं, 2 ही स्लॉट हैं। 50 लोग करीब लग रहे हैं। अभी देखते हैं कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। अभी 45 लोग प्रेजेंट हैं। ओके, चलिए आधे लोग प्रेजेंट हैं, 50%, विच इज नॉट गुड। जो नहीं कर रहे हैं बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए कल ले चलेंगे आपको, क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड का ज्ञान पहले होना जरूरी है। जस्ट आई एम रिमाइंडिंग एवरीबॉडी। तो जिनके पास मैप नहीं है, प्लीज़ उसको कैसे भी दुकानों से आज ही खरीद के रख लें। मैप, वर्ल्ड मैप जितना बड़ा मिले उतना बहुत अच्छा है। 3x2 का मैप करीब करीब कम से कम, और अपने पलंग के पास लगा के रखें, अपने बिस्तरे के पास जहाँ सोते हैं, फालतू टाइम में देखते रहें। उसमें बहुत बड़ी दुनिया और ज्ञान छुपा है। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा वर्ल्ड का टूर लगवा देंगे कुछ दिन, तो जल्दी नहीं है हमें, तो आपकी पूरी नॉलेज सही हो जाएगी। जो अभी सिर के बल खड़ी है, पैर के बल खड़े हो जाएंगे आप, पूरी दुनिया सीधी दिखेगी। इसलिए मिस ना करें क्लास को। ओके, आज क्या है? फ्राइडे है क्या? टुडे इज फ्राइडे। कौन सा थर्सडे? आज थर्सडे है। यस सर। कल मैप लेके आइए, कल मैप लेके आइएगा। एंड कोई भी मिस ना हो, सभी जहाँ से मर्जी प्राप्त करें। सब जाएंगे तो दुकान में इतने मैप ही नहीं मिलेंगे, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो आप जैसा चाहें ले लें अपना मैप। ओके, छोटा बड़ा जो भी मिल जाए, मैप होना चाहिए। ओके, तो आज यही ख़त्म करते हैं। 1 बज गई है। और जो कुछ पढ़ाया मैंने, इसको थोड़ा आप चिंतन करिए, मनन करिए। ये किताबों की चीज़ें नहीं है, ये सिद्धांत क्लियर कर रहे हैं आपके सब। हम इतिहास पूरा क्लियर कर रहे हैं अभी पूरा, और आपसे इसका सोच विकसित होगा और आप इस देश के सबसे अच्छे विद्यार्थी बनोगे, पढ़े लिखे सबसे अच्छे, समझ रहे ना, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो आप सिर्फ और इसको आप मजबूत करें, भूलें नहीं, नोट करके रखें हर चीज़ हमारी जो हमने बोला, कि कल आपको समझ में आएगी जब कोई परीक्षाएं देंगे। ज़िंदगी में सभी को देनी है कुछ ना कुछ, इंटरव्यू परीक्षा, वहाँ बहुत काम आएगा ये। ओके, चलिए तो अभी मैं आपको, अब आप जा सकते हैं। यू कैन स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। थैंक यू सर।